हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारा रिवीजन सीरीज मॉक टेस्ट भी है। ओके। सो अभी तक हमने दो मॉक टेस्ट रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। अराउंड 9 to 10 हमारा मॉक टेस्ट जो है 25 क्वेश्चन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर बेस पे है। ये भी प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन है, लेकर आया हुआ हूँ। ओके। सो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर इस रिवीजन मॉक टेस्ट को कर जाएगा। अराउंड 15 से 20 वीडियोस के आसपास मेरा रहेगा बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। ये सारे वीडियोस देख के जाना आप लोग एक्चुअल एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है जो कि आईबीपीएस प्री का सिलेबस है। ओके, उस बेसिस पे सो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड कोई भी इशू, कोई भी डाउट है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल मैसेज कर सकते हो। मैं 1 to 1 कनेक्ट करूंगा। बहुत बच्चों का डाउट था कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि कोई भी इशू किसी भी बच्चे को ना आए। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। एंड ये हमारा ईमेल आईडी है, बैंकिंग कॉन्कर @45@gmail.com। यहाँ पे भी आप लोग ईमेल वगैरह कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। ओके। सो ये हमने कल का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, जो कि हम लोग डेली कंडक्ट करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके। एंड जो कल का मॉक टेस्ट था, उसके जो विनर थे, फर्स्ट विनर क्या बोलते हैं, जो टॉप किए थे, वो आशु फर्स्ट थी। एंड देन डी कोई है, वो सेकंड रैंक पे आए हैं, एंड दिशा चौधरी। एक्चुअली कल का मॉक टेस्ट पता नहीं क्यों जो है एग्जिट हो गया था 20 क्वेश्चन के बाद। हमने 30 क्वेश्चन लेके आया था, बट 20 क्वेश्चन के बाद एग्जिट हो गया था, अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। ओके। सो पता नहीं क्या इशू हुआ। मैंने इन्वेस्टिगेट टीम को बोला है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस इशू को। ओके। देखते हैं क्या है। फिर आज भी कंडक्ट करवाएंगे अबाउट 9 o'clock। ओके, सो आप ज्वाइन करना 9 o'clock पे। ओके। हमारा टेलीग्राम चैनल है @बैंकिंग कॉन्कर IT। ये डालोगे आप लोग तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे ही मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, आप अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है। 5 मिनट का विंडो है, क्योंकि हम सर्वर कंटिन्यूसली ऑन नहीं रह सकते, हमें पे करना होता है। ओके। इसे सर्वर हम स्टॉप कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करना, एंड जैसे क्लिक करोगे आपका इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आपके इंडिविजुअल चैट पे जाएगा, ये शेयर्ड चैट पे नहीं जाएगा। और वहां पे आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया, कितना करेक्ट किया, आपका एक्चुअल रैंक क्या है, टोटल जितने पार्टिसिपेंट उसमें आपकी रैंक क्या है। ये सब कुछ दिखेगा। कौन सा वीक एरिया है, किसमें इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, कौन सा एरिया आपको बहुत स्ट्रांग है, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक करते ही। फिर जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म होगा, पूरा जितने लोगों ने टेस्ट दिया, क्योंकि हम 45 से ज्यादा टेलीग्राम अलाउ नहीं कर रहा है स्टूडेंट का लीडर बोर्ड सेंड करने का। तो हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। टोटल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लीडर बोर्ड वगैरह पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन जो मॉक कंडक्ट हो रहा है उसका पीडीएफ, रिवीजन पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे हो रहा है। तो आपका मल्टी डायरेक्शनल, बहुत सारे डायरेक्शंस में तैयारी हो रही है। हम लोग यूट्यूब पे अलग लेके आ रहे हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट अलग करवा रहे हैं। ठीक है। तो और फिर हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो हमारे डेटाबेस से क्वेश्चन पिकअप करता है और डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता है, वो अपना अलग तैयारी हो रहा है। तो आपको मल्टी डायरेक्शन में तैयारी हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये सारी चीज करने के बाद कोई इशू आएगा हमारे मॉक टेस्ट में। ओके। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो को सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का तरीका है, जब भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसको पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डीबीएमएस का है। ये कह रहे हैं कोई एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नेम है, लोकेशन। ये कह रहे हैं कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट का नाम दिया है। डिपार्टमेंट आईडी जो टेबल है उसका डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी से कैंडिडेट की। ठीक है। तो हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी हमारा कैंडिडेट की का पार्ट है। ठीक है। अब जब ये कैंडिडेट की का पार्ट है, ठीक है, जब ये कैंडिडेट की का पार्ट है, तो हमारा जो है नॉन की कैंडिडेट की कौन से हो जाएंगे, या नॉन प्राइमरी की कौन से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये होगा एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हमारा हो जाएगा। ठीक है। इससे एम्प्लॉय आईडी से क्या मिलेगा, एम्प्लॉय नेम मिलेगा, एम्प्लॉय नेम, एंड देन डिपार्टमेंट नेम मिले जाए, डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगी। ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी मिला, उससे क्या मिला हमारा, डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा, डिपार्टमेंट का लोकेशन मिल जाएगा, राइट। डिपार्टमेंट का लोकेशन मिल जाएगा। तो ये सारा चीज मतलब हम एम्प्लॉय आईडी से हम लोग सारा सब कुछ जो है, एम्प्लॉय आईडी से हम लोग सारा चीज, सारे वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब आप एक चीज सोचो कि जब भी कोई इस तरह का कुछ दिया है, इतना मान के चलो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सब सारे डिपार्टमेंट्स के जो कॉलम्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के और इन डिपार्टमेंट के, वो सब यूनिक वैल्यू कंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा होगा। ठीक है। बट उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए देखते हैं जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या कैंडिडेट की पे पार्शियल डिपेंडेंट है। बट हमारा कैंडिडेट की तो सिंगल है, को प्राइम है ही नहीं, राइट।
तो जब सिंगल है तो पार्शियल डिपेंडेंसी की तो बात ही नहीं आएगी, यहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट है इसी पे, राइट। अगर कंप्लीटली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे, तो ये तो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया कि देखो एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी जो है नेम को भी, एम्प्लॉय के नेम को भी, और ये डिपार्टमेंट को नेम को भी, डिपार्टमेंट के आईडी को भी वो करता है, राइट। और फिर ये डिपार्टमेंट का जो आईडी है, डिपार्टमेंट का आईडी है, ठीक है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, डिपार्टमेंट के नेम को। लेकिन आप एक चीज होती, जैसे ही एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी से आप लोग डिपार्टमेंट के नेम गए, तो मतलब हमारा डिपार्टमेंट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अब एक यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है फिर से प्राइम एट्रीब्यूट बन गया, और फिर कोई चीज और डिटरमाइन कर रहा है। जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन द अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो वहां पे क्या होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, राइट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो वायलेट करेगा हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, तो ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन जो है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा। ओके, करेक्ट आंसर इज द बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको तो दिख ही गया आंसर इसका ई है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट करता क्या है, हमारा मर्ज जो सॉर्ट है ये एक तरह का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। जब भी कोई सीक्वेंस वगैरह नंबर्स दी हुई हैं उसको सॉर्ट करता है, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए काम करते हैं ये लोग। ये कैसे काम करता है guys? ये काम करता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे, ठीक है। ये क्या करेगा कि जैसे कि कोई नंबर, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि जैसे कोई नंबर ले लिया इसने, कैसे नंबर ले लिया इसने, मान लो कि 12, 11, 13, 5, 6, 7, ऐसा कुछ नंबर ले। अब क्या करेगा ये सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, हाफ हाफ में, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो मतलब कि एक पार्ट हो जाएगा 12, 11, 13, और एक पार्ट हो जाएगा 5, 6, 7 हो जाएगा। फिर इसको ही फर्दर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 12, 11 करेगा, ये 13 कर देगा, ये 5, 6, ये 7 कर देगा, ठीक है। अब देखो कि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 5, 6, 7, इसमें सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर डिवाइड करेगा, 12, 11, 13 बचेगा, ठीक है। तो इसमें इसमें अब कॉन्कर कर, डिवाइड तो कर दिया, कॉन्कर करना है मतलब रिकर्सिवली इसको जो है सॉर्ट करेगा करेगा। तो ये इसको सॉर्टिंग के बाद क्या आ गया, 11, 12, 13, यह 5, 6, 7। अब जो है मर्ज करेगा इसको, दोनों को मर्ज करेगा, करने के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7, 11, 12, 13, ठीक है। ये सारा चीज आ जाएगा। ओके, अब देखो, अभी हमारा सॉर्ट हो गया, तो मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम किया, सारे को डिवाइड किया एंड तक, एंड देन वन बाय वन करके इसने सॉर्ट किया। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करेगा, ठीक है। इट डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, करेगा। ग्रेडियंट एल्गोरिथम पे तो नहीं काम करेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर काम करेगा। एंड क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एन लॉग वन। तो इसका जो वर्स्ट फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, चाहे देखो मर्ज सॉर्ट में ना कोई भी चीज आप जिस तरह से आप कर रहे हो, देखो कि एक 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 क्या नाम है, हम लोग को मिडिल से डिवाइड कर रहे हैं, एंड देन मिडिल से डिवाइड करके सारा चीज इंटर जा करके इसको काउंट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो चाहे इसका बेस्ट हो, चाहे एवरेज हो, ठीक है, या चाहे जो है वर्स्ट हो, इन सब का ना ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही होता है। ये तीनों का जो है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही टाइम कैपेसिटी होती है, ओके। तो याद रखना, इसका वर्स्ट केस में हो चाहे एवरेज केस में, बेस्ट केस में, इन तीनों का जो है ऑर्डर ऑफ एन लॉग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ई है, आपको तो पता ही है, ठीक है। ये पूरा मार्क्स का वो था। मैं इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना प्रोवाइड करवा दूंगा इसका पीडीएफ, आप लोग देख लेना इसको। एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके। ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अच्छा, आपको एक चीज एग्जांपल बताता हूँ। आपने कार देखी है, कार पे बैठे होंगे सब लोग, या बाइक तो सभी लोग चलाए होंगे, राइट। बाइक स्कूटी वगैरह, जब आप ब्रेक मारते हो बाइक को, या बोलते हैं एस्केलेटर देते हैं हम लोग बाइक में, एस्केलेटर देते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। तो एस्केलेटर के अंदर जैसे ही हमने थोड़ा सा एस्केलेटर दिया, स्पीड बढ़ी, तो हमें क्या जानना जरूरी है, या फिर हम लोग को दिखाया जाता है कैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट। हमें तो बस स्पीड इंक्रीज करना, कैसे हो रही है वी डोंट नो, कि हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो एब्स्ट्रक्शन वही करता है कि जो अननेसेसरी चीजें होती है ना, जिसको आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं कोई काम है, कोई लेना देना उस चीज से नहीं, उस चीज को हाइड कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन है कि स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, जैसे एस्केलेटर देखो, उस चीज को हाइड कर देगा, बस आपको फंक्शनैलिटी देगा, हाँ भाई आप अगर ऐसे करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करेगा कि हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फंक्शनैलिटी। एसेंशियल मतलब ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लग गया, लेकिन कैसे ब्रेक रोक रहा है पहिए को, बाइक के, वो हमें हाइड कर दिया गया है, ठीक है। कैसे अब स्पीड इंक्रीज हो रही है, कैसे हम लोग
कीज लगा रहे हैं बाइक में तो कैसे बाइक स्टार्ट हो जा रही है, वो सारा चीज जो है हाइड कर, हमें पता है कि स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट फंक्शनैलिटी वी आर गोइंग टू हाइड, ओनली सेंसिटिव फंक्शनैलिटी वी आर गोइंग टू एक्सपोज टू द यूजर। ओके, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अटैक की बात, साइबर अटैक की बात करते हैं, ठीक है। साइबर अटैक में क्या है कि देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक यूजर जो है लॉग्ड इन टू द ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, ठीक है, बैंकिंग वेबसाइट में कोई लॉग इन कर रहा है यूजर, ठीक है, चलो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, बैंक की वेबसाइट में कोई लॉग इन कर रहा है, ठीक है, लॉग इन किया यहाँ पे हमने, यूजर जो है लॉग इन किया, ठीक है, एंड अटैकर क्या करेगा, ट्रिक यूजर टू विजिटिंग अ मलेशियस, अब इसी बैंकिंग वेबसाइट पे एक जो है मलेशियस वेबसाइट उन्होंने डाल दिया, ठीक है, मलेशियस वेब पेज, मलेशियस वेब पेज एक दिख गया, ऐसा कुछ पॉपअप जैसा दिखा, तो उसको लगा होगा यूजर को कि ठीक है इस पे क्लिक करते हैं, तो यूजर क्या करेगा, ये इस पे क्लिक कर देगा, ठीक है, इस पे क्लिक करेगा, जैसे ही ये क्लिक करेगा ना, जैसे ही ये क्लिक करेगा, जो आपको यहाँ पे जो जैसे आपने लॉगिन किया ना, आपका सेशन एक्टिव हो जाता है, सेशन एक्टिव हो जाता है, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया आपका सेशन पूरा हैक हो जाएगा, सेशन इसको क्या करेगा, हैक कर लेगा, सेशन पूरा हैक, इसमें आपका यूजर आईडी, नेम, जो टोकन वगैरह, ठीक है, टोकन वगैरह, पासवर्ड वगैरह, सारा चीज उस वेबसाइट का, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे इस मेलेसिस वेबसाइट पे, ये पूरा सेशन वगैरह हैक करके वो ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी चाहे अनऑथराइज एक्शंस वगैरह, मनी ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करना है वो कर लेगा। तो इस तरह का अटैक को क्या बोलते हैं, इस तरह के अटैक को हम लोग बोलते हैं क्रॉस साइट फ्रोजरी अटैक। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होती हैं कि जब हमारा डाटाबेस में एंट्री करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से, अगर हमारा इनपुट अच्छे से वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो वो बाईपास कर देता है पासवर्ड को, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लूँ पासवर्ड में 1 = 1 डाल दूं, तो ये हमेशा ही ट्रू है, राइट, तो ये बाईपास कर देगा, एक्चुअल पासवर्ड चेक ही नहीं करेगा अगर हमारा वैलिडेशन अच्छे से हुआ नहीं है तो इनपुट का। मैन इन मिडिल अटैक में मतलब कि आप ट्रांजेक्शन्स यहाँ से कुछ ना कुछ कर रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ से इसको भेज रहे हो, और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या करे, आपका डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद जो चाहे वो कर रहा है। तो मैन इन मिडिल। डिनायल डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या आता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक वो अटैक होती है जिसमें क्या है कि आपने एंड नंबर, आप कोई अटैकर है, ये हमारा सर्वर है, यहाँ से मतलब लाखों करोड़ों जो है वो भेज दिया, सर्विस रिक्वेस्ट भेज दिया, तो जिससे कि हमारा सर्वर जो ओवरवेल्म हो गया इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने में, और जो एक्चुअल रिक्वेस्ट थी उसको इग्नोर कर दिया, या फिर वो सर्वर ही डाउन चला गया, ठीक है, तो ये हमारा डिनायल ऑफ सर्विसेज हो गया। ब्रूट फोर्स अटैक, ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होती है बताओ आप लोग, ब्रूट फोर्स अटैक हमारा जो है क्या होता है आप लोग बताओ। ब्रूट फोर्स अटैक मुझे जहां तक याद है, ब्रूट फोर्स अटैक में क्या करता है कि यूजर अटैकर जो ट्रिक करता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन में यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल करके, ठीक है, और उस ट्राई करता है कि लॉग इन करने का, ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अटैक है, बट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लेना इसका अटैक, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन है, ठीक है, इन अ डेटाबेस ट्रांजेक्शन व्हाट इज द कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज डज। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब हमारा डाटाबेस कंसिस्ट रहे, डाटाबेस जो पहले स्टेबल है बाद में ट्रांजेक्शन के बाद भी स्टेबल ही हो, ठीक है, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। एसिड क्या करती है, एटॉमिसिटी, या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली हो जाए, 100% कंप्लीट हो, या फिर कुछ भी ना हो। आई होती है आइसोलेशन, दो ट्रांजेक्शन्स एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं तो दोनों ट्रांजेक्शन्स जो है सेपरेट हों, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि डिजास्टर कुछ भी आ जाए, एक बार डेटा आपका डेटाबेस में कमिट हो चुका है तो वो हमेशा ही रहना चाहिए। तो क्या है कि इसका कंसिस्टेंसी क्या बोला मैंने, स्टेट जो है कंसिस्ट रहे, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीटली और नॉट, ये तो एसिड की एक ही प्रॉपर्टी है। ट्रांजेक्शन कैन एक्सेस अनकमिटेड डेटा, ये तो है ही नहीं। ट्रांजेक्शन टेक अ डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट वाइल प्रिवेलिंग प्रिजर्विंग ऑल द डिफाइंड कंस्ट्रक्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा पाइथन का कोड है, देखो, विच आर द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। पाइथन कोड का आउटपुट क्या है, हमारा एक्स जो है एक इंटीजर है, एक्स में 10 इंटीजर डाल दिया, वाई में 10। देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम डिवीजन, जिसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, एक्चुअली बेसिकली रिमाइंडर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। देखो अब क्या है कि जब भी आप फ्लोर डिवीजन करोगे ना, हमेशा याद रखना कि अगर दोनों इंटीजर है तो हमेशा ही इंट ही इसकी वैल्यू आएगी, तो एक 10/3 करोगे तो ऐसा नहीं कि 3.33 लिख रहे हो, ये हमेशा इसका 3 ही आएगा, ठीक है।
और इसका रिमाइंडर, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट? तो हमेशा आंसर, इसका आंसर ये होगा 3 और 1। ओके। क्विक सॉर्ट क्या है? देखो, अभी क्विक सॉर्ट भी जो है क्या क्या काम करता है, हमारा पाइवेट एलिमेंट पे ही काम करता है, राइट? क्विक सॉर्ट जो है हमारा पाइवेट एलिमेंट पे काम करता है, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, ये चीज हमेशा याद रखना। डिवाइड एंड कॉन्कर इसमें कैसे काम करता है? इसमें एक पाइवेट एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है? उस पाइवेट एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग कि, जैसे कि मैं बात बता रहा हूँ, कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 10, 7, 8, मान लो 9, 1, 5 ले लिया मैंने, ठीक है? अब मैंने इसमें क्या किया कि कोई प्राइवेट एलिमेंट चूज कीजिए, यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा, या डिवाइड एंड क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले लोएस्ट एलिमेंट यूज करेंगे, और उसको जो है लोएस्ट जो है एलिमेंट चूज करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ? फर्स्ट एलिमेंट के साथ, क्योंकि फर्स्ट लोएस्ट हमेशा फर्स्ट पे आएगा। तो हमने लोएस्ट 1 चूज किया, इसको साथ रिप्लेस किया 10 के साथ, तो हो जाएगा 1, 7, 8, 9, 10, 5। अब इसमें से लोएस्ट कौन है? तो ये तो देखो खत्म हो चुका है। अब इसमें से लोवेस्ट कौन है? 5 है। 5 को जो है क्या, सेकंड लोवेस्ट सेकंड एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, तो 1, 5, 8, 8, 10, 7। अब कौन सा है? अब ये है, सॉरी यहाँ पे 9 भी होगा, ठीक है? अब ये से सबसे लोवेस्ट कौन है? 7। 7 को कहा, 1, 5, 7, 9, 10, 8। अभी 8 9 से रिप्लेस होगा, 1, 5, 7, 8, 10, 9। अब 9 इससे रिप्लेस होगा, तो 1, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है, ठीक है? इस तरह से ये काम करता है। अभी क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन क्या है कि इसमें इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पूछा मेनली, जो है ना, कोई भी आप देखोगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उसमें मेनली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछता है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, तो उसमें भी हमेशा यही पूछा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट कैसे काम करता है, इसमें पाइवेट एलिमेंट चूज करते हैं हम लोग। इसका जो बेस्ट केस है ना, इसमें बेस्ट केस में हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वर्स्ट केस में क्या होती है? ऑर्डर ऑफ कितना होता है? एन स्क्वायर होता है, राइट? मैं करेक्ट हूँ ना? हाँ, यही होता है ऑर्डर ऑफ एन। ओके। वर्स्ट केस में भी यही होता है, सॉरी एवरेज केस में। एवरेज केस में भी ना टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही होता है उसका, ठीक है? तो ये क्या कर, क्विक सॉर्ट में क्या ट्रू है? वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर नहीं, वर्स्ट केस में हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में नहीं है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एवरेज केस में इसका ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है? ये हमारा पूरा जो है कैसे कैसे है, इसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहे हैं कि दो टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, ज्वाइन का क्वेश्चन है, ठीक है? विच व्हाट विल नंबर ऑफ रोज रिटर्न टू द फॉलोइंग क्वेरी, कितना कितना नंबर ऑफ रो रिटर्न होगा? सेलेक्ट द एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, नेचुरल ज्वाइन करना है, इन दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट, इसको, ठीक है? तो देखो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन हमेशा क्या है, दो टेबल में जो भी आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिफाइन कर रहा है, जिस टेबल को, उसको ज्वाइन करेगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइन करता है, और रिटर्न वही करता है जो दोनों में कॉमन हो। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का काम कर रहा है, फॉरेन की तरह। यहाँ पे डिपार्टमेंट जब प्राइमरी की इन दोनों को ज्वाइन करेगा, देखेगा देखो डिपार्टमेंट आईडी 10 है, डिपार्टमेंट आईडी 10 है, तो ये रो रिटर्न कर देगा, और एचआर रिटर्न करेगा। फिर आईटी 20 है, इसमें 20 है, तो ये भी रो रिटर्न कर देगा, ये भी रो रिटर्न हो जाएगा। डिपार्टमेंट में 40 है, इसमें 40 नहीं, तो ये रो रिटर्न नहीं करेगा। इसमें 30 है, 30 नहीं है इसमें, तो रिटर्न नहीं करेगा। तो हमारा रिटर्न टोटल एक रो, दो रो, टोटल 2 रो रिटर्न। ओके। इस तरह से नेचुरल जॉइन काम करता है, ठीक है? अब देखो ये हमारा क्या है, पाइथन का कोड है, ठीक है? विच आर द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। कोई नंबर दिया है, ये दिया है 10, 20, 30, 40 एंड प्रिंट इन नंबर्स, 20 इन नंबर्स एंड प्रिंट 20 इन। देखो यहाँ पे ना इन ऑपरेटर का काम, इन ऑपरेटर को जो है यूज किया गया प्रिंट करने के लिए, ठीक है? किसमें? नंबर में। इन ऑपरेटर वेरीफाई करता है कि जो भी नंबर्स हमारे जो भी नंबर हम प्रिंट में डालें, किसी भी उसमें वेरीफाई कर रहे हैं इनमें, तो इन जो है वेरीफाई करता है क्या ये नंबर, क्या वैल्यू जो है हमारे उस डेटा में है कि नहीं, जो हमारा डेटाबेस है, सीरियल है, एरे है, ठीक है, सीक्वेंस है, उसमें ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन ये वेरीफाई करें। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये रिजल्ट देगा ट्रू, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये देगा फॉल्स देगा, ठीक है? इस तरह से देगा। तो अभी प्रिंट 20 इन नंबर्स, नंबर्स कहाँ पे है? ये है, ये नंबर में क्या 20 है, तो ये हमारा क्या देगा? ट्रू देगा, ठीक है? इन कैट प्रिंट 25 इन नंबर्स, 25 क्या इसमें है? नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स देगा। तो हमारा ट्रू एंड फॉल्स आंसर होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर बी है। ओके, ठीक है? अब क्या है मेन एडवांटेज ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट ड्यूरिंग दी सॉर्टिंग फेज, ठीक है?
अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट ना एक तरह का कंपैरिजन बेस्ड एलिमेंट है, ठीक है। कम, हाँ कंपैरिजन बेस्ड है। और कंपैरिजन बेस्ड है, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस्ड कैसे करता है ये सिलेक्शन सॉर्ट हमारा, कि जो है कोई भी एलिमेंट दिया हो, जैसे कि हमारा 64 है, 65 है, 25 है, 12 है, 22 है, 11 है, ठीक है। अगर इस तरह का है तो इसमें क्या करता है ये सिलेक्शन सॉर्ट की, ये हमेशा जो है वन बाय वन करके प्रोसेस करता है, ठीक है। ये करेगा, स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा, इसमें 11 है, ठीक है। और इसके बाद जो है स्वैप करेगा फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। और ये स्वैप करेगा हमारा, इसके बाद क्या है, कैसे स्वैप करेगा, ये हमारा यहाँ जाएगा और ये हमारा यहाँ जाएगा, इस बेसिस पे ये शॉर्ट स्वैप करेगा, ठीक है। ये भी ठीक है, तो यही काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट द लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करता है, ठीक है। सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट, करेक्ट है, स्मॉलेस्ट का मिनिमम, अनसॉर्टेड है, प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द पोर्शंस, ठीक है। एंड इसका क्या है कि सेलेक्ट द एलिमेंट अनसॉर्टेड, डिवाइड इनटू टू हाफ, नहीं टू हाफ में तो नहीं डिवाइड करता है, राइट। पाइवेट एलिमेंट तो क्विक सॉर्ट करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, डिवाइड नहीं करता, इसका करेक्ट आंसर हमारा यही होगा, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पोर्शन, प्लेस इनटू द बिगिनिंग ऑफ द पोर्शन। एक मैंने कुछ शायद आप लोगों को कुछ तो अभी जस्ट मैंने जो बताया था क्विक सॉर्ट वाला, क्विक सॉर्ट का, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर एक बार देखना, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कुछ गलत बता दिया, ठीक है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो कोई पाइवेट एलिमेंट चूज करता है, ठीक है। पाइवेट एलिमेंट चूज करता है, ठीक है। उसमें क्या करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, हाँ देखो मैंने बताया ना कि मैंने क्विक सॉर्ट का कुछ गलत आप लोग बता दिया था, यहाँ पे जो बताया था अभी बता रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें। इसमें क्या नाम है, सिलेक्शन सॉर्ट में। क्विक सॉर्ट क्या करता है कि ऐसा नहीं करता, ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट जो मैंने बताया ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट क्या करेगा कि आपके एलिमेंट को चूज करेगा, कोई भी प्राइवेट एलिमेंट चूज करेगा, ठीक है। कोई भी चूज करेगा, मैंने मान लो कि यहाँ 9 चूज कर दिया, तो 9 के जो इधर होंगे ना वो स्मॉल होंगे, और इधर जो होंगे ना 9 के वो जो लार्ज होंगे। तो इस तरह से वो डिवाइड करता है वन बाय वन एलिमेंट को, फिर इसमें पूरा डिवाइड करेगा, फिर इसमें प्राइवेट एलिमेंट चूज करेगा, फिर इधर वाला लेफ्ट वाला जो है इससे स्मॉल होगा, इधर वाला राइट वाला उसका लार्ज होगा, सेम तरीक इधर भी करेगा ऐसे ही। तो वो एक क्विक सॉर्ट है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, सॉरी गाइस, उसके लिए मैं कुछ खुद कंफ्यूज हो गया था। इतनी सारे एल्गोरिथम में याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ठीक है। एंड इसका करेक्ट आंसर हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का कौन सा है, हमारा सिलेक्शन का बी है, मैंने अभी बताया, ठीक है। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लेना, ठीक है। डीबीएमएस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। डीबीएमएस में एक है कि प्रिडिकेट लॉजिक, व्हाट इज द सिंबल ई रिप्रेजेंट, ओके। सिंबल जो ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, ये हमारा ना टीआरसी एंड डीआरसी, टपल कैलकुलस एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की बात करते हैं। इसमें हमारा जो है क्वांटिफायर यूज होता है ई एंड, देखो उल्टा ई है उल्टा ई है, ठीक है। दोनों का क्या मतलब हुआ मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। दोनों ही ना एक तरह का समझ लो कि जो ई क्वांटिफायर है ये क्या करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू वो हुई, ठीक है, एक भी कंडीशंस जो है ट्रू हुई, तो मतलब हमारा जो है, अगर मान लो कि यहाँ पे पी एक्स लिखा है मैंने, तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारा ट्रू देगा। बट हमारा जो ये वाला है, क्या नाम है, ए क्वांटिफायर, ठीक है, इसको बोलते हैं अगर एक भी कंडीशंस फॉल्स हुआ ना तो ये कंडीशंस फॉल हो जाएगा, मतलब कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर इसका देखोगे तो ये कैसे काम करता है कि अगर मैं बोलूं कि इस क्वांटिफायर जो है, ठीक है, इसको एक्सटेंशियल क्वांटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। ई क्वांटिफायर जो है, अगर मान लो कि मुझे बात करनी है कि स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि स्टूडेंट एक्स कोई स्टूडेंट है, ठीक है, एंड पास्ट एक्स, ठीक है।
तो ये कंडीशंस क्या है, कोई स्टूडेंट एक्स वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो पास होना। अगर एक भी स्टूडेंट किसी क्लास में पास होना तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बट जो ये वाला है, ये वाला ना 2024 में क्वेश्चन आया था, ई क्वांटिफायर पे कुछ इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आया था कि उसका मतलब कुछ ऐसा बताया था कि देयर इज एग्जिस्ट एट लीस्ट वंस, कि एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये पास होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये फॉल्स होगा, स्टूडेंट एक्स है एंड एंड पास जो है एक्स, तो मतलब कि सारे के सारे स्टूडेंट पास होने चाहिए तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फेल्स हो जाएगा। ओके, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। सी के प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द इंड एंड, देखो, इंड एंड स्लैश एन, देखो दो चीजें हैं इंड एंड स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन इंड और क्या करता है, देखो स्लैश एन हमेशा क्या करता है, न्यू लाइन, स्लैश एन अगर मैंने लगाया कहीं पे प्रोग्राम में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन। बट अगर इंड इंड एल लगा दिया तो इसका मतलब वो न्यू लाइन तो करेगा ही, बट ये फ्लश कर देगा आउटपुट को स्क्रीन पे, ठीक है। कैसे होगा, देखो, अभी मैंने कोई कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जैसे कि कोई प्रोग्राम मैंने क्या लिखा कि काउट करके लिखा, काउट, ठीक है, अभी अपना ही नाम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी लिखा एंड देन काउट करके लिखा, क्या लिखा, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं कि इंड एल, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अभी तो प्रिंट करेगा ही, ठीक है, एबीसी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। और अगर स्लैश एन भी यहाँ पे लगा दें, ठीक है, तो भी अगर इन ना लगाए तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। बट डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि हमारा जो है ये जब आप काउट एबीसी अभी लिखे हो ना, ये करता क्या है कि आपका एक बफर क्रिएट करता है कि सब कुछ इमिडिएटली स्क्रीन पर नहीं वो फ्लो करेगा, बफर में जाके पहले ये स्टोर करेगा और बफर से ये फोर्स करेगा आपके स्क्रीन पे आकर प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है। तो वो काम करता है हमारा इंडेल। बट ये स्लैश एन सिर्फ और सिर्फ लाइन चेंज करता है, ना कि बफर से उठा के डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है। ये क्या करता है, बोथ ऑलवेज प्रोवाइड बिल्कुल सेम लोग नहीं, इन इंसर्ट न्यू लाइन सही है, एंड फ्लशेस द आउटपुट बफर वेयर इन इंटर न्यू लाइन विदाउट एक्सप्लिसिटली बफर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये इनका ना मैंने आपको एक फोटो अटैच किया है, इमेज यहाँ पे, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि इंड एल क्या करता है, न्यू लाइन प्लस प्लस करता है आउटपुट को स्क्रीन पे, और ये किस सिर्फ न्यू लाइन देता है, ठीक है। अब देखो नेटवर्किंग की बात करते हैं, टीसीपी कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। कि कह रहे हैं कि एक फायरवॉल मेंटेन करता है एक्टिव टीसीपी कनेक्शंस परमिट एंड ब्लॉक द एंड परमिट एंड ब्लॉक द पैकेट बेस्ड ऑन द कनेक्शन और करंट स्टेट, विच आर द टाइप ऑफ क्या है, फायरवॉल जो है डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब ये सारे फायरवॉल का ना आपको मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग इस चीज को कर पाओगे। देखो स्टैटिक फायरवॉल क्या आती है, एक रूल बेस्ड फायरवॉल होती है, अभी तो कहीं मुझे नहीं लगता ये यूज होता है, होता होगा। रूल बेस्ड मतलब कि कोई भी कनेक्शन अगर आ रहा है तो वो रूल चेक करेगा, अगर रूल के अकॉर्डिंग कनेक्शन है तो ठीक है, अलाउ कर देगा। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो रूल कंप्लाई कर लेते हैं और फिर अटैक करते हैं, उसमें एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा ना जो सर्किट लेयर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये हमारा जो है काम करता है हमारा सेशन लेयर पे, ठीक है। सेशन लेयर पे काम करता है, ये क्या करता है कि टीसीपी हैंडशेकिंग होती है ना उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल ये इंटरमीडिएट एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ समवन, ठीक है, काम करेगा। तो आपको एक्चुअल पता नहीं कि आपको मतलब ये क्या इंटरमीडिएटरी काम करेगा, दूसरे के बिहाफ पे अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ठीक है। ये डायनेमिक एंड स्टेटफुल फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है, देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक स्टेट टेबल होती है, उसमें सारा डिटेल्स मेंशन होता है कि उसका पोर्ट कौन सा है, जितने हमारे स्टेब्लिश्ड कनेक्शन है उसका पोर्ट क्या है, उसकी आईपी क्या है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस क्या है। जो भी कनेक्शन आएगा इस फायरवॉल के होकर जाएगा और फिर ये फायरवॉल वेरीफाई करेगा क्या जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो स्टेब्लिश कनेक्शन के अंदर है या नहीं है, नहीं है तो वो ब्लॉक कर देगा, करंट स्टेट को चेक करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही इसका होगा। ये नेट जो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल, ये क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस को ना पब्लिक, जैसे कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस इस कोई ऑर्गेनाइजेशन में ई
BCD, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इन सबके ना प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या करता है ये, कि पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और फिर इंटरनेट पे कम्युनिकेट करेगा। तो जो भी अटैकर होगा या कोई भी देखेगा ना, तो उसको ये वाला एड्रेस मिलेगा, ना कि एक्चुअल डिवाइस का एड्रेस मिलेगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहां से ये इस तरह से सेविंग करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है। ये पूरा एग्जांपल्स हैं, जो भी ऑप्शंस में थे वो सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू प्रिवेंट द यूजर एक्सेसिंग एचटीटीपी वेबसाइट एंड टेलिंग वेब सर्विसेज। ये एचटीटीपी है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, बताइए आप लोग। इसका अच्छा पोर्ट बताना आप लोग क्या है, ठीक है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे वैसे, ठीक है। देखो ये जो एचटीटीपी है ना, ये अनसिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड होती है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे, आप अगर कभी बैंक की वेबसाइट खोलो और HTTPS की जगह ये बस लगा के देखना, आप देखना कि ओपन ही नहीं होगा वो चीजें, ठीक है। और टेलनेट क्या करता है कि रिमोट लॉगिन के लिए करता है, बट टेलनेट की प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप आईडी पासवर्ड या कोई भी डेटा भेजोगे ना, वो जो है इनक्रिप्ट नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट में जाता है वहां पे रिमोट लॉगिन के लिए। तो ये दोनों सर्विसेज को ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और अलाउ करेगा, जो एस लगाना इसका मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। ये सिक्योर करने के लिए तो ये बोलना है कि कौन सा फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो करेगा कि ठीक है, ब्लॉक करेगा 443 पे, 443 मतलब इसका पोर्ट है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका पोर्ट इसको अलाउ करेगा, ठीक है। एंड अलाउ द TCP पोर्ट 80 एंड इतना, 80 मतलब ये तो गलत ही है, राइट, इसको तो अलाउ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या मतलब कि इसको अलाउ नहीं करेगा, देखो इसको अलाउ नहीं करेगा, टेलनेट को अलाउ नहीं करेगा, FTP को अलाउ नहीं करेगा, इसको अलाउ कर देगा, ठीक है। अब करेगा कि UDP पोर्ट 80, यूडीपी का तो पोर्ट ही 80 नहीं होता है, ठीक है। एंड 23 अलाउ द TCP पोर्ट इतना, ये भी गलत है। TCP पोर्ट 80, ब्लॉक द TCP पोर्ट 80, ठीक है। 80 को ब्लॉक कर रहा है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। एंड 23 मतलब टेलनेट को अलाउ द TCP पोर्ट 443, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। देन नेटवर्किंग का क्वेश्चन है कि ये कंपनी जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूजिंग द लैन कनेक्ट कर रहा है, बट डिवाइस नीड टू कम्युनिकेट टू होस्ट ऑन इंटरनेट विच आर द फॉलोइंग नेट से इनेबल राउटिंग डायरेक्टली टू मेक द पॉसिबल, ठीक है। सो हमारे पास नेट इनेबल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, नेट क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये अभी बताया जैसे ना, नेट क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, ये हमारा प्राइवेट एड्रेस को, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या इसमें कन्वर्ट करता है, पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर, कन्वर्ट प्राइवेट एड्रेस इनटू ग्लोबली राउटिंग एड्रेस, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेटवर्किंग के आगे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। A host know the IP address of another host and same local network, but he doesn't know the physical address. Which are the following protocols determine the देखो IP to MAC कौन कराता है, ARP। ARP क्या है हमारा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कन्वर्ट दी IP टू मैक एड्रेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा IP है। DCHP क्या करता है, ये डायनेमिकली होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है कि डायनेमिकली ये हमारा DHCP जो है आईपी एड्रेस जो है असाइन करता है लीज बेसिस पे। DNS डोमेन सर्वर नेम, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये एक तरह का एरर कंट्रोल मैसेज है, ठीक है। रैप ARP, ठीक है, ये इसी का उल्टा है, ये जो है मैक टू IP कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक लाइनेक्स कमांड है, ठीक है। ये हमारा लाइनेक्स कमांड है, कह रहे हैं कि x इक्वल 25, ठीक है, और इको x हमने किया है, ठीक है। तो अभी ये चीज सीखो, $x का क्या मतलब होता है। जब आप लाइनेक्स कमांड पढ़ो ना, $x का मतलब होता है कि ये करेगा कि पहले तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें 25 दिया, फिर उसके बाद इको की। इको का क्या मतलब होता है, इको का मतलब होता है कि आपने कुछ भेजा, वहां से कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो वैल्यू हो ना एक्स के अंदर स्टोर है, उसको एक्सप्लोर कर देगा, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करके क्या डिस्प्ले करेगा, ये 25 ही डिस्प्ले करेगा, इसका करेक्ट आंसर 25 ही होगा, ओके। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल था, बस आपको मतलब समझना चाहिए इसका किस क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन डीबी में इसका, ए यूजर एक्सेस द सेम ईमेल अकाउंट फ्रॉम द लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। यूजर रीड एन ईमेल ऑन अ लैपटॉप, ओके, एंड ईमेल ऑन सब्सिक्वेंटली,
अच्छा, ये क्वेश्चन ना 2024 में भी आया था और 2025 में आया था। ऑप्शंस दोनों के सेम ही थे, अगर जिसने भी एनालिसिस किया, सॉरी 2024, हाँ 2025 और 2024 में, ठीक है। जी जी, ये वाला जो है ना, IMAP, ठीक है, ये मेल बॉक्स सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप दोनों ईयर के पेपर से एनालिसिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ना आया हुआ है दोनों साल। तो पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ईमेल इज सब्सिक्वेंटली शोन एज अ रीड व्हेन द अकाउंट इज ओपन ऑन अ स्मार्टफोन। तो मतलब कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो है हमने डिवाइसेस को, मतलब ईमेल को ओपन किया है और सिंक्रोनाइज्ड है। तो यही IMP जो है ना, यही काम करता है आपके सिंक्रोनाइजेशन मेल को। आप कहीं से भी ओपन करो, आपका मेल सिंक्रोनाइज होगा, सब जगह डेटा सेम ही दिखेगा। ओके। SMTP क्या करता है? SMTP हमारा क्या करता है? SMTP मेल को सेंड करता है। पॉप क्या करता है? सर्वर से डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर देता है। इन दोनों का पोर्ट बताना आप लोग। मैं 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को पोर्ट नंबर क्या है। याद करने के लिए आप लोग इसका पोर्ट नंबर बताना। ओके। फिर नेटवर्किंग का अंदर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रोमिसियस मोड क्या होती है? अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ। जैसे NIC होती है। NIC क्या है? NIC जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। इसका एक अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है। ये किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में NIC लगी होती है, ठीक है। तो NIC क्या करता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट, दूसरा रिक्वेस्ट जो है यहाँ से यहाँ पे आया, अगर ये NIC वेरीफाई करेगा क्या ये इसी जो यहाँ पे मैक एड्रेस लगा हुआ है, क्या इसी मैक एड्रेस के लिए ये रिक्वेस्ट है, तो वो अलाउ करेगा। अगर नहीं है तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। NIC क्या काम करता है। बट अगर यही NIC, ठीक है, प्रॉमिस कॉशियस मोड पे अगर काम कर रही है, ठीक है, तो भी अगर अगर ये रिक्वेस्ट, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, अगर ये मैक एड्रेस पे नहीं भी है, इस मैक एड्रेस के लिए नहीं है रिक्वेस्ट है, फिर भी ये अलाउ करेगा। इसी को प्रोमिस मोड करते हैं। तो क्या करता है एनालिसिस? प्रोमिस मोड कैन रिसीव फ्रेम दैट आर नॉट एड्रेस टू इट्स ओन मैक एड्रेस। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे मैंने एक एक करके पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉर्मल मोड में क्या होता है कि NIC हमारा क्या है कि अगर फ्रेम एड्रेस टू द माई मैक एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है एड्रेस तो इग्नोर कर देगा उस चीज को, राइट। बस अगर प्रोमिस्कियस मोड में क्या होगा कि अगर फ्रेम एड्रेस टू माई एक्सेप्ट करेगा, अगर फ्रेम नहीं भी एड्रेस है मेरे मैक एड्रेस पे, तो भी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। आप देखो दो चीज यहाँ पे, एक इसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप लोग को। आप लोगों ने कभी पढ़ा है कास्केड? कास्केड डिलीट का, ठीक है। देखो दो टेबल है, दो टेबल है, ठीक है। एक ये टेबल है और इसमें क्या है हमारा, ये एम्प्लॉय ID, EID, ठीक है। इसके बाद DID है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। एक एक और टेबल है हमारे पास, डिपार्टमेंट। ये है DID, ठीक है, डिपार्टमेंट का टेबल DID, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट जो है इससे डिलीट, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मान लो कि एम्प्लॉय ID एक है, एम्प्लॉय ID एक है, डिपार्टमेंट ID मान लो कि 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 भी होगा, राइट, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट ID को डिलीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यही कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ। ये देखो, डिपार्टमेंट ID को डिलीट कर देना, कास्केड डिलीट, कास्केडेड अगर होगा कि टेबल अगर अगर आपका ऑन कास्केड डिलीट पे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, तो ये डिलीट करते ही आपका ये भी डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इफ डिपार्टमेंट ID जिसका 10 है डिलीटेड, व्हाट हैपन टू द एम्प्लॉय हुज ID इज 10, तो वो भी डिलीट होगा। डिलीशन देयर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली चेंज द नल, ये नहीं होगा। डिलीशंस फेल नहीं होगा। एम्प्लॉय रिकॉर्ड रेफरेंसिंग डिलीटेड ऑटोमेटिकली डिलीटेड, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ओके। SQL है ड्रॉप एंड ट्रंकेट, दो चीजें हैं, ड्रॉप एंड, देखो एक और होती है डिलीट। डिलीट क्या करती है? डिलीट हमारा एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करती है, ठीक है, रो बाय रो। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट हमारा क्या है, हमारा पूरा रो डिलीट कर देगा, सबको डिलीट करेगा, बट टेबल का इंफॉर्मेशन जो है ना, वो जैसे उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा, ड्रॉप करेगा, पूरा टेबल ही खत्म खा जाएगा। तो यही इसका कैरेक्टर है, ड्रॉप रिमूव द टेबल डिफिनीशंस एंड इट्स डेटा, वेयर ट्रंकेट रिमूव द ऑल द रोज रिटेनिंग द टेबल स्ट्रक्चर्स। ओके, करेक्ट आंसर सी है।
देन हमारा नंबर सिस्टम है। देखिए नंबर सिस्टम में क्या करें कि ये बी ए कुछ लिखा हुआ है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कर लेते हैं कन्वर्ट, कैसे करता है, बी ए है, हमेशा याद रखना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हेक्साडेसिमल यहीं तक काम करता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है नंबर, यहाँ से इसको ए बी सी डी ई एफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा बी है, ये पूरा 16 पे है, राइट। 16 पे है तो क्या होगा कि बी गुड़े 16 के पावर 1 होगा, प्लस ए इंटू 16 के पावर 0, राइट। ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना डेसिमल में। बी कितना है हमारा 11 होगा, इंटू 16 हो जाएगा, प्लस ए जो है 10 होगा, इंटू 1 हो जाएगा, 16 पावर 0 इंटू 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, ये क्या होगा 186 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना कौन सा है, 186। ओके। देन ये फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग सिस्टम है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में इसने पूछा कि इन ऑर्डर ट्रांसफर रिवर्सल में क्या होगा। देखो अभी आपने बीएसटी है, देखो मैंने बोल देना बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में अगर एक डिफिनेशन भी अगर आप इस चीज का पढ़े होगे ना, बीएसटी कैसे काम करती है, उसमें इन ऑर्डर क्या होता है। इन ऑर्डर हमेशा ही क्या करता है, कोई भी ट्री हो उसको हमेशा सॉर्टेड कर देता है। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यही होगा 20 30 40 50 60 70 80। डायरेक्ट सॉर्टिंग है, राइट, सॉर्टेड है। आप कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 50 है, 30 है, 70 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80। मैं आपको सारे चीज बताऊंगा इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर, पहले प्री लिखते हैं, प्री ऑर्डर, इन एंड पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विजिट, ठीक है। विजिट, विजिट, मैं ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। यहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड में जाओ, जहां जहां अगर फर्स्ट विजिट हो रहा है तो उसको प्री में लिखो, सेकंड विजिट हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो उसको हमेशा आप इन इन ऑर्डर में लिखो, और पोस्ट थर्ड विजिट हो रहा है तो पोस्ट में लिखो, वही उसका होगा। देखो अगर यहाँ से गए पहली बार 50 होगा तो इन प्री पहली बार विजिट हुआ, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 20 को यहाँ से आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है। तो 20 मतलब पहली बार विजिट हुआ 20, फिर दोबारा विजिट हुआ 20, फिर तिबारा भी विजिट हो रहे हैं तो 20 होगा। फिर यहाँ पे गए 30 मतलब यहाँ विजिट होगा, फिर यहाँ पे गए फर्स्ट टाइम विजिट हुआ 40 होगा, फिर सेकंड टाइम विजिट हुआ, इन ऑर्डर में 30 हो जाएगा, सॉरी 30 यहाँ पे है, ये 30 नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड टाइम में थर्ड टाइम ये 40 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा थर्ड टाइम तो ये 30 हो जाएगा, और ये 40 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। एंड देन फिर 50, 50 पे 50 तो हो गया, ठीक है। फिर 50 पे जाएगा, सेकंड टाइम विजिट होगा 50, 50 होगा, ठीक है। फिर 70, फर्स्ट टाइम 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर 60, फर्स्ट टाइम 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टाइम भी 60 रहेगा, एंड यहाँ पे थर्ड टाइम भी 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 70, सेकंड टाइम 70, फिर यहाँ पे 80, 80 फर्स्ट टाइम हो जाएगा, फिर 80 सेकंड टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। और 80 हमारा थर्ड टाइम पे होगा, थर्ड टाइम पे फिर 70 हो जाएगा, और ये हमारा 50 हो जाएगा थर्ड टाइम पे। तो ये हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप लोग इसमें फाइल हैंडलिंग का तरीका नहीं है, ये हमारा जो डीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिवेंटेड विद हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल होता क्या है, आप लोग सोचिए। कोई हार्डवेयर है, उस पर फायरवॉल लगाना है, तो इसमें हार्डवेयर में क्या हो सकता है, हार्डवेयर में क्या होता है, एक तो पोर्ट होगा, ठीक है, एक क्या होगा इसका आईपी होगा, राइट। तो आप जो सोचो कि अगर मैं ये पोर्ट जो है इनेबल्ड है, तो कोई भी बंदा आके इस पर कनेक्ट करके डेटा हमारा ले सकता है। तो हमारे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पोर्ट डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी पोर्ट डिसेबल करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जब भी पोर्ट डिसेबल कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगर होगा, अगर रिक्वेस्टेड पोर्ट से अगर ये आ रहा है, जो डिसेबल पोर्ट है उससे डेटा आ रहा है, कुछ भी रिक्वेस्ट आ रहा है उस पोर्ट के लिए, तो हमें उसको ब्लॉक करना है। हमें एक आईपी एड्रेस है, तो हमें ये वेरीफाई करनी पड़ेगी जो हमारा आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस से हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है, क्या वो जेन्युइन आईपी एड्रेस है, नहीं है, तो वो चीज़ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो वो यही चीज़ें बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर मैं मान लो कि इसी को मैं चुरा ले जा रहा हूँ, अब कैसे प्रिवेंट करोगे यार हार्डवेयर फेयरवॉल को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, फिजिकली थेफ्ट द सर्वर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेमिसेस। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इस चीज को ना बहुत अच्छे से आप लोग समझना कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि करेक्टर इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल
सेलेक्ट कैंडिडेट इंडेक्स, तो याद रखना कि इसमें जो आईटी है वो पूछ रहे हैं कि क्या रिटर्न करेगा, आईटी कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो देखो IBPS, ये जाना इंडेक्स, जो करेक्ट इंडेक्स हमेशा जो 1 से स्टार्ट होता है, SOIT, ठीक है। तो देखो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ये यहाँ पे गैप है तो इसका 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। तो ये आईटी, आईटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हमारा 9 होगा। ओके, सो ये आ रहा आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर। बताना आप लोग को कैसा लगा। ओके, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताना। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है ऑलरेडी डेली कंडक्ट करवाते हैं, आज भी हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 9 PM पे, जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एंड आई होप कि अभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।